वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज फिर से एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस लेकर आए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़। एक रियल इस्टेट का आप कह सकते हैं, रियल इस्टेट जो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने लगातार यहाँ पर अच्छे परचम लहराए हैं। फाइनेंशियल्स हो चाहे आप कह सकते हैं प्रॉफिट पर। अब यहाँ पर देखना होगा कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, वो है फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। रिसेंट जो न्यूज़ आई है रिलेटेड टू QIP, उसका शेयर प्राइस पे क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है, शेयर की टारगेट प्राइस क्या होगी, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कंपनी को रियल इस्टेट की कंपनीज़ हैं, इसका रेरा पर क्या रेरा जो चेंज हुआ है, जो कि एक एक्ट है रिलेटेड टू आप कह सकते हैं रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट, तो उसमें चेंजेस होने के कारण गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को उस पर क्या फ़र्क पड़ा है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे इसकी टारगेट प्राइस, एक ब्रोकर एडलविज ने इस पर अपनी रिपोर्ट भी निकाली है, उसका भी आज हम एनालिसिस करेंगे और बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अगर आपको असली में इसमें इंटरेस्ट है, आपको अंदर घुसने में मज़ा आएगा, अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के इन्वेस्टर हैं या आप सोच रहे हैं उसको खरीदने की, या आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है, तो आपको वीडियो एंड तक पूरा देखना होगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। शेयर करें लोगों के साथ ताकि उनको भी चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल रिव्यू किया जाता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसका मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपको जब भी टाइम मिले तो पूरा वीडियो एंड तक देखें ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो, ना कि बीच में स्किप करें जिससे कि आपको चीज़ें समझ में ना आ सके। सबसे पहले हम आ जाते हैं, अगर हम कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दें कि कंपनी का जो आप कह सकते हैं टोटल सेलेबल एरिया अभी कंपनी के पास कितना है, तो आप कह सकते हैं टोटल 84 प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास, और 186 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर फीट का कंपनी के पास टोटल एरिया है, जो NCR, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, कोची और कोलकाता जैसी प्राइम लोकेशंस है। ये सारी प्राइम लोकेशंस है जहाँ पर आई डोंट थिंक यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी बात यह है कि कंपनी के जो पॉजिटिव बनाती है वो है कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है, मतलब कंपनी ज़्यादा एसेट ऑन नहीं करती है, उसके अलावा कंपनी आउटसोर्स करती है, जिसके कारण क्या होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होता है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी या कुछ चीज़ें चेंज होगी तो वहाँ पर कंपनी को बेनिफिट मिलता है और कंपनी फास्ट से मूव ऑन कर जाती है, क्योंकि कंपनी के खुद के पास कुछ इतनी ज़्यादा असेट होती नहीं है। कंपनी प्रॉपर्टी में ज़्यादा फोकस करती है, ना कि असेट खरीदने में। इंडियाज़ लार्जेस्ट पब्लिकली लिस्टेड डेवलपर बाई बुकिंग वैल्यू ओवर द लास्ट पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो कंपनी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुकिंग वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में लिस्टिंग, अगर लिस्टेड में अगर हम बात करें लिस्टेड प्लेयर में, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का नाम सबसे पहले निकल के आता है। ये कुछ कंपनी के आपको बता दूँ मैं पॉजिटिव्स हो गए। अभी हम कंपनी को स्ट्रेंथ्स की बात करें तो गोदरेज ब्रांड आप ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड है ऑल ओवर, आप कह सकते हैं इंडिया ही ने, वर्ल्ड में भी काफ़ी बड़ा नाम है गोदरेज का। और मैनेजमेंट का, जहाँ पे गोदरेज आता है वहाँ पे मैनेजमेंट और कंपनी का जो मोटो है वो साफ नजर आता है। 1.1 मिलियन कंपनी के पीपल ग्लोबली यूज गोदरेज प्रोडक्ट, तो ये एक अचीवमेंट भी बोल सकते हैं। और GPL ब्रिंग्स द गोदरेज ब्रांड रेपुटेशन फॉर ट्रस्ट, क्वालिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इस कंपनी में यहाँ पर आपको आने वाले समय में भी और अभी तक भी कोई लफड़ा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि क्या होता है रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी कंपनीज हैं जिनमें काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू रहते हैं, बट गोदरेज का अपना ब्रांड है और वो यहाँ पर वो इसे इंश्योर करते हैं कि उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रस्ट है वो उसे मेंटेन करके चलें। इसके अलावा लैंड सोर्सिंग मॉडल है जो कंपनी का काफ़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, और कैपिटल एफिशिएंट डेवलपमेंट मॉडल है। इसके अलावा कंपनी की जो पाइपलाइन है प्रोजेक्ट्स की, तो 35 प्रोजेक्ट्स कंपनी ने ऐड किए हैं 2018 से अगर हम बात करें तो, और एक्सेस टू ग्रुप्स लैंड बैंक अक्रॉस इंडिया। तो कंपनी की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं विक्रोली जैसा एरिया में, जिसमें कि मुंबई का जो आप कह सकते हैं अभी टॉप एरिया में कंपनी के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। सेल्स एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो 21 मिलियन स्क्वायर फीट आप रियल एस्टेट पिछले 5 सालों में कंपनी ने सक्सेसफुली डिलीवर ऑलरेडी किया है। तो कंपनी का आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस तो है ही ऑलरेडी, कंपनी एक बड़ा ब्रांड है। दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, और कंपनी के पास कैपिटल मार्केट से आप कह सकते हैं एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। लगातार यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रॉफिट दिखाया है, और इसके अलावा कंपनी को फंडिंग भी लोएस्ट बैंक फंडिंग मिल जाती है, क्योंकि इस सेक्टर में कंपनी ने जिस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिखाया है उस हिसाब से यहाँ पर दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट से देखा जाता है। अब आ जाते हैं अगर कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, क्योंकि कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में है तो हमारे को ये देखना होगा कि हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट पिछले 15 साल से
किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर हम पिछले 15 साल को एनालिसिस करें 2005 से 2020 तक, तो सबसे लोएस्ट लेवल पे अभी कंपनी के जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आप हाउसिंग या रियल एस्टेट सेक्टर में हैं और अगर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है हाउसिंग लोन की वो अगर कम है, तो उसके कारण आपकी जो डिमांड है, आपकी जो सेल्स है, वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब हाउसिंग लोन कम पे होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉपर्टी खरीदने की सोचेंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, आप कह सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड के लिए। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में बात करें तो है वो है लोअर मॉर्टगेज रेट्स विथ स्टेगनेंट हाउस प्राइस लेड टू इम्प्रूव हाउस अफोर्डेबिलिटी। तो क्या हुआ है, एक तो मॉर्टगेज की जो रेट्स हैं, जो यहाँ पे हमने बात करी इंटरेस्ट रेट या मॉर्टगेज रेट, वो यहाँ पर कम होती जा रही है। और इसके अलावा जो हाउस प्राइसेस है वो यहाँ पर स्टेगनेंट है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। क्योंकि या तो साइज छोटी कर दी है, या आप देख सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी पर फोकस किया है। अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट की भी बात करें या ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करें, तो वहाँ पर ये चीज़ें है कि हाउस प्राइस भी यहाँ पर जो है वो नॉर्मली है। इसके अलावा हाउस अफोर्डेबिलिटी है वो यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक हाउस खरीदें और उसमें यहाँ पर अपना रियल इस्टेट खुद का आदमी खरीदने की आजकल ज़्यादा सोचता है। तो ये सब चीज़ें देख के आपको यहाँ पर साफ नज़र आता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो कंपनी के फेवर में होती हुई नज़र आती है। आप अगर 2010, 2015 और 2020 की बात करें, इवन कोविड होने के बावजूद कंपनी के पास काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं EMI टू इनकम रेशो। अगर हम NCR की बात करें तो 51% 2015 में हुआ करता था, वो 2020 में 38%, मतलब स्टिल आप कह सकते हैं हर जगह 94 का 61 हुआ है, 48 का 28 हुआ है, 38 का 26 हुआ है। स्टिल यहाँ पे लोग अभी भी प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रियल इस्टेट इज़ रियल इस्टेट, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। चाहे आप कितनी इक्विटी या चाहे आप कितनी ही चीज़ों को मान लें, बट स्टिल रियल इस्टेट इज़ अ किंग। अब आप बात करते हैं गवर्नमेंट का फोकस के बारे में, तो गवर्नमेंट ने के इनिशिएटिव, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, कर्नाटका गवर्नमेंट हो, या आप कह सकते हैं बजट में किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई है गवर्नमेंट के हिसाब से। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी को यहाँ पर रिड्यूस किया है 3% से, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 दिसंबर 20, और 2% किया है 1 जनवरी से 31 मार्च। तो अभी तक इसका कारण काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। आप देख सकते हैं सेल्स का जब हम एनालिसिस करेंगे तब इसका जो आप इम्पैक्ट साफ साफ आप देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें 50% रिडक्शन इन कंस्ट्रक्शन प्रीमियम में भी यहाँ पर MMR, अगर मेट्रो मुंबई का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहाँ पर भी हम बात करें तो कंपनी ने कंस्ट्रक्शन प्रीमियम में यहाँ पे 50% की गिरावट के कारण जो सेल्स है, जो कॉस्टिंग है, वो यहाँ पे कम हुई है। और जो इसके कारण क्या हुआ है कि रेवेन्यू में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। जब कॉस्ट कम होगी तो यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी में 5% से घटाकर 3% कर दी है। और बिटवीन अगर हम आप 20 लाख से 35 लाख का अगर आप खरीदते हैं, डिमांड साइड का पुश यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर दिया है, टैक्स बेनिफिट दिया है 1.5 लाख करोड़ का, 1.5 लाख रुपए का। अगर इंटरेस्ट के रिलेटेड सप्लाई साइड में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा पुश, एक टैक्स हॉलीडे दिया है मार्च 2022 तक फॉर प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय डेवलपर इन अफोर्डेबल। अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप मार्च 2022 तक अगर आप इस चीज़ों में काम करते हो तो आपको टैक्स हॉलीडे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यहाँ पे प्लसेस हैं अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, और कंपनी ने बखूबी काफ़ी अच्छा काम किया है। और आप देखेंगे सेल्स कंटिन्यू टू आउटपेस लॉन्चेस इन टीयर 1 सिटीज़ की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं जितना लॉन्च किया और सेल्स कितनी है। तो लॉन्च इन्होंने 413 किया, और वहीं आपने इसी तरह अगर 16 की बात करें तो 358 लॉन्चिंग थी, 355 मिलियन स्क्वायर फीट की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली। और हर बार आप देख सकते हैं सेल्स कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिली है जितना लॉन्च किया जाता है उससे। तो आप देख सकते हैं आराम से अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर टीयर 1 सिटीज़ में देखने को मिल सकती है। वहीं इन्वेंट्री है जो लगातार डिक्लाइनिंग फेज में आती जा रही है, क्योंकि कंपनी के पास भी एक लिमिटेड सेट ऑफ आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है, और उसके कारण आप देख सकते हैं इन्वेंट्री यहाँ पर लगातार एक प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप है। जितने वो लॉन्च करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की डिमांड है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट में कहीं डिमांड नहीं है, कहीं यहाँ पे आप साफ आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स के साथ किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ओवरऑल अगर हम इंडिया के टॉप 10 अगर इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के जो डेवलपर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो 7.1% हुआ करता था, उनमें 1.7% हुआ करता था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड। वो अभी बढ़कर जहाँ पे टोटल 10 प्लेयर्स हैं जो पैन इंडिया सबसे बड़े हैं, उनके साथ अगर हम कंपेरिजन करें तो 3.1% है, जो करीबन 30% कवर करता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर नंबर 1 बनाता है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में, अगर हम पूरे ओवरऑल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव
यहाँ पर निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस के बारे में, तो कंपनी के मेट्रोपॉलिटन मुंबई के रीजन की बात करें 21% आता है, और वहीं अगर हम बात करें अदर पूरे टोटल में तो 21%, वहीं 15% निकल के आता है एनसीआर, बेंगलोर 17%, और पुणे आप देख सकते हैं हाईएस्ट 27% यहाँ पे पार्ट कवर करता है। वहीं प्रोजेक्ट एडिशन की अगर हम बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 18 से 76 मिलियन के यहाँ पे करीबन स्क्वायर फीट के 76 मिलियन स्क्वायर फीट के यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी ने कवर किए हैं, जो कंपनी को एक आप कह सकते हैं अच्छी जगह पर लाकर खड़ा करता है। फाइनेंशियल पोजीशन में बात करें तो नेट डेट में पिछले 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर एंडेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेट का थोड़ा सा हावी रहा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की सिचुएशन थी, स्टिल कंपनी ने एक अच्छा डिसेंट अमाउंट यहाँ पर क्रिएट किया है। अगर नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की हम बात करें 1.8 से घटकर 0.2 आ गया था फाइनेंशियल ईयर 20 तक, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। जहाँ पर रियल एस्टेट जितना ग्रो नहीं कर रहा था, फिर भी कंपनी ने जो अपनी पोजीशन है वो काफ़ी सही रखी है, और उसके अलावा अभी भी 0.6 इज़ नॉट दैट बैड। तो लोएस्ट बैंक फंडिंग यहाँ पर लगातार कंपनी के पास है, तो 7.3% पे यहाँ पे कंपनी को यहाँ पर फंडिंग मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी ने किस तरीके से अपना कह सकते हैं फोकस क्रिएट किया है। तो अब ये तो सारी हो जाती है आपकी चीज़ें जो कंपनी के लिए पॉजिटिव्स है। अब आ जाते हैं कुछ ऑपरेशनल हाइलाइट्स के बारे में। अगर हम बात करें तो कंपनी के सेल्स हाइलाइट्स की बात करें तो 3 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें, और 9 मंथ एंडेड टोटल 4 नए प्रोजेक्ट यहाँ पर कंपनी ने इशू किए हैं। सेल्स बुकिंग की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, आप कह सकते हैं 25% ईयर ऑन ईयर, और 16% आप कह सकते हैं 9 मंथ्स एंडेड। Q3 अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 25%, और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो मतलब पिछले साल के क्वार्टर से इस साल को कंपैरिजन करें तो 16% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलती है। इवन कोरोना होने के बावजूद Q3 में यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो 2 नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बेंगलोर में यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं 4.1 मिलियन स्क्वायर फीट इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 में। कंस्ट्रक्शन में भी कंपनी का अच्छा खासा काम है। इसके अलावा CSR और अदर हाईलाइट्स में भी कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है। सेल्स हाईलाइट की अगर हम एरिया सोल्ड के हिसाब से बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 51% की एक अच्छी खासी बढ़त आप कह सकते हैं देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें बुकिंग वैल्यू की तो यहाँ पे 25% की ग्रोथ देखने को मिलती है। Q2 पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो भी अच्छी खासी ग्रोथ है 39%। आप कह सकते हैं एरिया वाइज ग्रोथ है 38%, अमाउंट वाइज ग्रोथ है, और 9 मंथ एंडेड अगर हम बात करते हैं तो 28% की ग्रोथ यहाँ निकल के आती है। काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स चाहे पुणे में हो, NCR में हो, पनवेल में हो, ये कंपनी ने लॉन्च किए हैं, और काफ़ी बुकिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी अभी कंपनी की चल रही है। क्वार्टरली सेल्स अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपनी वापस लगातार अपने परफॉर्मेंस को सुधारती हुई नजर आ रही है। Q1 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1531 करोड़ की, Q2 में 1074 और 1488, तो अब वापस प्री कोविड लेवल के हिसाब से कंपनी वापस आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और Q4 में मेरा मानना है कि हर साल Q4 में इनका अच्छा खासा ग्रोथ आप कह सकते हैं देखने को मिलता है, क्योंकि लोग टैक्स सेविंग के हिसाब से भी यहाँ पे कहीं प्रॉपर्टीज खरीदते हुए नजर आ सकते हैं, तो वो यहाँ पे इस साल भी बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर इस साल भी एक बड़ा यहाँ पर आपको बार देखने को मिल सकता है Q4 के हिसाब से। वहीं क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम मतलब कि स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो वो वहाँ पर भी इसी तरीके की ग्रोथ सेम चार्ट पैटर्न में देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी के कंस्ट्रक्शन हाइलाइट्स में गोदरेज एयर बेंगलोर में है, और NCR में भी एक प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं ओवरऑल, अगर बड़े बड़े लेवल पे अगर हम फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो टोटल इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो -38%। वहीं अगर हम Q2 से कंपेरिजन करें तो ग्रोथ देखने को मिलती है 29% की। 9 मंथ्स एंडेड बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा डिक्लाइन है, क्योंकि कोविड के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं EBITDA लगातार नेगेटिव में ही चल रहा है, 81 करोड़ का EBITDA है 151 के कंपेरिजन में। वहीं 6% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 102% की अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लगातार बहुत सारी कंपनियों जो कि रियल एस्टेट में काम कर रही है, एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी दिया है, और 99% की नेगेटिव ग्रोथ 9 मंथ्स एंडेड निकल के आती है। बट क्यों हम इस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा है इस कंपनी के पास, और रेजिडेंशियल सेक्टर इज ऑलवेज ए ग्रोइंग सेक्टर, जो मुझे लगता है और मेरा मानना है रेजिडेंशियल सेक्टर विल ऑलवेज बी
इन ए पॉजिटिव मूड। सो क्योंकि लोग अगर हमेशा खरीदते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि घर लोग ना खरीदें। यहाँ पर जो आपको रिस्क आपको मैं दिखा देता हूँ कि नेट डेट की सिचुएशन यहाँ पर कंपनी के कारण वो काफ़ी बढ़ चुकी है। 18 करोड़ का नेगेटिव यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी ने दिया है कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करें तो ये थोड़ा सा आपको कंसर्न पैदा करता है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें कंपनी के अगर हम लोन्स और एडवांसेस जो कंपनी के इस साल बढ़े हैं, तो वो हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न पैदा करेंगे, जो आपको दिखा देता हूँ मैं। अगर हम बात करें तो 1000 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग्स कंपनी की आती हुई नज़र आती है। तो ये थोड़ा सा है जिसको हमारे को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ज़रूरी से यहाँ पर देखना चाहिए। कुछ रेशोज़ की अगर हम बात करें तो लेवरेज इंडिकेटर में आप देख सकते हैं नेट डेट कंपनी का है 1084, नेट वर्थ है 4703। तो 0.23 का यहाँ पर कंपनी का नेट डेट टू इक्विटी रेशो है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि कंपनी ने हमेशा एक अच्छा 0.23 से 0.64 हो चुका है, आई एम सो सॉरी। नेट डेट यहाँ पे लगा बढ़ा है पिछले साल से कंपैरिजन में। तो और बट यहाँ पे जो कंपनी की जो बोरिंग रेट है वो 7.25% आ चुकी है 8% से घटकर। तो ये अगर हम देखें तो चीज़ें ओवरऑल अगर हम बड़े लेवल पे देखें, ब्रॉड लेवल पे, तो कंपनी काफ़ी पॉजिटिव साइड पे है। और रियल इस्टेट का जिस तरीके से इम्पेक्ट आप देखें, जो गवर्नमेंट का पुश है, चाहे आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कंपनी ने ऑलरेडी काम किया है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम कंपनी के QIP इशू के बारे में। तो कंपनी का QIP इशू कंपनी ने रिसेंटली 9 मार्च को यहाँ पे अनाउंस किया है, और 3000 आपको बता दूँ 3750 करोड़ का टोटल QIP इशू होने वाला है, जो ₹5 की फेस वैल्यू के कंपनी के शेयर के हिसाब से कंपनी अलॉट करेगी QIPs को। और QIP को यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुआ है वो यहाँ पर जो है वो प्रीमियम पे यहाँ पर किया गया है 1540 के लमसम 1540 से 1550 के लमसम यहाँ पे प्राइसिंग है। जबकि अगर हम कंपनी के अभी शेयर प्राइस की बात करें तो वो यहाँ पर निकल के आता है मात्र, वो निकल के अभी आएगा, मैं आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पे अभी चल नहीं रहा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर 1463। तो अभी कल जो डिक्लाइन देखने को मिला वो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आप कह सकते हैं 1540 से 1550, मैं एग्जैक्ट प्राइस अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो 1540 से 1550 के लमसम का बीच का प्राइस रहेगा, वो यहाँ पर डिसाइड किया गया है QIPs के लिए, जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है। और उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम आपको समझाएंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्यों किया जाता है, उसका क्या लॉजिक है और वो किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि कुछ स्वोट एनालिसिस अगर हम कंपनी का करें, तो कंपनी ने लगातार काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हम बात करें हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक ओवर द 5 ईयर्स। इसके अलावा Q1Q अच्छी खासी ग्रोथ दी है, पिछले 2 क्वार्टर से रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, बुक वैल्यू इंप्रूव हुई है, 0 प्रमोटर प्लेज है, FII ने लगातार होल्डिंग बढ़ाई है। इसी तरह अगर हम वीकनेस और पहले अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, RSI जो है वो कंपेयर टू प्रीवियस डे राइज हुआ है। मोमेंटम स्कोर चाहे वो हाई वॉल्यूम हो और वॉल्यूम गेनर है, जो हम काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। बट जो वीकनेसेस है उन पे भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कंपनी के जो कॉस्ट है वो लगातार यहाँ पे ग्रो होती हुई नज़र आ रही है, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ असेट टू जनरेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन असेट भी यहाँ पे कम निकल के आता है। और पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, जो कोर बिजनेस है कंपनी का उससे यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ नहीं आ रही है। जबकि अदर इनकम से आप कह सकते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा पैसा निकल रहा है, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लगातार दे रही है। इसके अलावा पी रेशो है वो थोड़ा हाई चल रहा है, बट क्योंकि कंपनी ऑलरेडी गोदरेज का नाम है तो पी तो हाई होना बनता है। अब आ जाते हैं कुछ बड़े फैक्टर्स से रिलेटेड चीज़ें, हम अगर आप देखें तो वो मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहले हम आएंगे ओवरव्यू में, और ओवरव्यू में हम आपको लेकर चलते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर यहाँ है भी है नहीं, तो नीचे फाइनेंशियल्स में आई थिंक होना चाहिए, फाइनेंशियल्स आई थिंक पीयर ग्रुप का हमारे को पहले एनालिसिस भी करना है। तो पीयर ग्रुप का अगर हम एनालिसिस करें तो मार्केट कैप के हिसाब से DLF कंपनी से आगे है। अदरवाइज आप देखेंगे तो हर चीज़ में कंपनी ने अच्छा स्कोर दिया है, ट्रेंड लाइन की अगर हम एनालिसिस की बात करें तो। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो मैं आपको बता रहा हूँ शेयर होल्डिंग की, वो शेयर होल्डिंग ये रहा। तो शेयर होल्डिंग हमारे को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डिंग में कंपनी का ये रहा, जी हाँ, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है। तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग हम बात करें जून 2019 से अभी तक इंटैक्ट है।
इतना कोई ज़्यादा 0.1% का थोड़ा सा डिक्लाइन है। इसके अलावा ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल है, 64.4% की एक डिसेंट शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, जो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए मैंने वो खोला है, वो है यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ। 19.8 से 20.2% का 0.04% का यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिया है सितंबर से दिसंबर में। तो उसके कारण यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंट बना। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जून 2019 से 20% के लमसम कंपनी में करीबन एफआईई ने होल्डिंग ऑलरेडी रखी है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी में कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू नहीं है और रियल एस्टेट के सेक्टर में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, तो जून 2019 के बाद से हर जगह यहाँ पे इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है, 0.1% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी 4.4% है। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल 65% कंपनी के प्रमोटर्स रखते हैं, 20% एफआईई रखता है और करीबन 5% के लमसम कंपनी के म्यूचुअल फंड रखते हैं। तो ओवरऑल 80 से 90% तक लोग ऑलरेडी कंपनी के बड़े बड़े लोग हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव बनता है जब कंपनी की होल्डिंग हो, वो एफआईआई, म्यूचुअल फंड और प्रमोटर तीनों ही वहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हों। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के एक रिपोर्ट आई है, एडलविज ने अभी रिपोर्ट दी थी रिसेंटली, जिसमें यहाँ पे टारगेट प्राइस को और बढ़ाया है, 1690 रुपीज़ की टारगेट प्राइस दी है और अभी शेयर मात्र ट्रेड हो रहा है 1463 पे। तो यहाँ पे स्टिल एक बहुत बड़ा अच्छा अपसाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जब 1523 यहाँ पर प्राइस चल रही थी, अभी तो प्राइस थोड़ी सी गिर गई है, जिसका हम एनालिसिस करेंगे आने वाले समय में हमारे पूरे टेक्निकल एनालिसिस पार्ट में। तो 15% का अभी भी स्टिल यहाँ पे अपसाइड अब बनता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। और उसके पीछे के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर पढ़ना और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो की हाईलाइट्स में अगर हम बात करें तो जीपीएल ने कंटिन्यूड सेल्स स्केल अप किया है ऑपरेशंस में और नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। और रेरा के इम्प्लीमेंटेशन के कारण यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एक्विजिशन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा और उसके कारण यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। लार्ज डेवलपर में आती है कंपनी, इसलिए जीपीएल विल बेनिफिट हैंडसमली ड्यू टू द हाउसिंग डिमांड। जिस तरीके से हाउसिंग डिमांड बढ़ रही है और लॉन्च और सेल्स भी यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी बेनिफिट आने वाले समय में होने वाला है। और कंपनी का ऑलरेडी 14 प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है, जो किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर के पास नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं और 8.5 मिलियन स्क्वायर फीट का करीबन एरिया का कंपनी के पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें लगभग आप प्लस में ही देख रहे हैं। और कंपनी अब क्यूआईपी से पैसा भी उठा रही है, तो वहाँ से भी करीबन 3,750 करोड़ रुपए का जो है वहाँ से भी फंड आने वाला है। तो वो भी काफ़ी बेनिफिट है कि इतना पैसा फिर वापस कंपनी उसको आने वाले समय में जो डिमांड आएगी उसको फुलफिल करने में यूज़ करने वाली है। इसके अलावा जो रेरा के कारण, जो इम्पोजिशन के कारण जो रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छा खासा बूम देखने को मिला है और उसके कारण कंपनी एक बहुत ही बड़ी बेनिफिशियरी है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट लिस्टेड कंपनी है जो आप बता दूं मैं रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है। और कंपनी का जो मेन फोकस है वो है रेजिडेंशियल, और रेजिडेंशियल की ग्रोथ आप भी जानते हैं कि किस तरीके से हुई है और आने वाले समय में किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि हाउसिंग जो लोन है उसके जो प्राइसेस है वो लगातार गिरते जा रहे हैं और जो आप कह सकते हैं ग्रोथ है इस सेक्टर में वो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। बट कुछ रिस्क भी है, लाइक लो इन्वॉल्वमेंट इन सर्टेन ग्रुप एमओयूज एंड रैपिड पेस ऑफ द पोर्टफोलियो एक्सपेंशन हैज लेड टू कैश फ्लो स्ट्रेन। तो लगातार इनकी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ने के कारण आप देख सकते हैं 14 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, जिस कारण आप देखेंगे कैश फ्लो मैंने आपको बताया था जो कंसर्न का विषय भी है, तो वो काफ़ी कंसर्न का विषय हो जाता है, क्योंकि जब आप ग्रोथ करते हैं तो आपको कैश की कमी होने लग जाती है और वो यहाँ पे साफ नजर आता हुआ दिखता है। तो अभी इसलिए इन्होंने क्यूआईपी लाया है और उसके कारण इनका जो इक्विटी बेस है वो और थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब आ जाते हैं वापस से कंपनी के चार्ट पे। टेक्निकल लेवल अगर हम देखें और टारगेट प्राइस का एनालिसिस करें तो टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक है वो एक नवंबर में यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से ये वाली जो कैंडल है जिसके कारण यहाँ पे जो वॉल्यूम्स की इंक्रीमेंट देखने को मिला था, ये आप कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर के हिसाब से। तो अक्टूबर नवंबर के बाद जो इंक्रीमेंट देखने को मिला वो एक अच्छी खासी बड़ी एक अपमूव आया, उसके बाद वापस एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद एक अच्छी बड़ी रैली देखने को मिली थी। ये है करीबन आप देख सकते हैं 950 से 1400 के लमसम की एक बड़ी रैली देखने को मिली नवंबर से आप कह सकते हैं जनवरी 2021 तक। नवंबर से जनवरी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ी रैली आप कह सकते हैं 1400-500 रुपये हर शेयर पे यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला। बट आप अगर स्टॉक को अगर ढंग से एनालिसिस करें टेक्निकली तो यहाँ पर साफ नज़र आता है कि स्टॉक में क्या होता है
एक बार राइज होता है, फिर पुल बैक देखने को मिलता है, फिर राइज होता है, फिर पुल बैक देखने को मिलता है, फिर राइज होता है, फिर पुल बैक, फिर राइज, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर राइज, फिर थोड़ा पुल बैक, फिर राइज, फिर पुल बैक, फिर राइज, फिर पुल बैक। तो अब यहाँ पर एक मौका है, क्योंकि अगर हम देखें हर चीज़ पॉजिटिव है। रियल एस्टेट सेक्टर इज ग्रोइंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज पॉजिटिव, मैनेजमेंट इज पॉजिटिव। आप कह सकते हैं द हाउसिंग, जो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा के हिसाब से हम बात करें तो हाउसिंग लोन की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो कम हो रही है। कंपनी को QIP लॉन्च हो चुका है। कंपनी के 14 जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे पाइपलाइन में है। चौथी बात, कंपनी के जो FII हैं उन्होंने यहाँ पे शेयर होल्डिंग में इंक्रीमेंट किया है। पाँचवीं या छठी या सातवीं बात मान लें, हर चीज़ पॉजिटिव है। एक यहाँ पे कंसोलिडेशन मेरे को लगता है 1400 से 1500 रुपये के बीच में यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जब कंसोलिडेशन यहाँ पे 1500 रुपये का, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एक, वो कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा वापस से, तो यहाँ पर एक अच्छी बड़ी रैली फिर से नजर आएगी। और जिस तरीके से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और Q4 में आपने देखा है हर बार सेल्स इंक्रीमेंट हुई है, और क्यों होती है उसका रीज़न है टैक्स बेनिफिट्स। जी हाँ, टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। और अगर यहाँ पे फिर से इस बार भी कंपनी ने, इस बार भी अगर हम देखें तो बजट्स में काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, तो उसके कारण यहाँ पर मेरे को लगता है सेल्स इंक्रीमेंट होगी, उसके कारण प्रॉफिट बढ़ेगा, EBITDA बढ़ेगा। और आप देखेंगे इवन कोरोना होने के बावजूद कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो वो बहुत ही कम कंपनी है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं रेरा के कारण जो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिला है, और वो फ़ायदा फाइनेंशियल्स में धीरे धीरे नजर आएगा। और प्रोजेक्ट जो, और कंपनी की जो ग्रोथ है वो अब बढ़ने लगी है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर पे कंपनी का, गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कर्नाटका गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। तो जो प्राइस का इम्पैक्ट है ना, जो आप कह सकते हैं जनवरी से आप कह सकते हैं जनवरी से मार्च तक जो महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ा रियायत दी है, उसके कारण भी काफ़ी फर्क पड़ा है। तो वो फर्क भी अब आपको फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। तो उसके कारण ये जो प्राइस है वो अच्छी खासी बूम कर सकती है। यहाँ पे 500 रुपये का आपको दिए हैं, हर शेयर पे 500 रुपये दिए हैं मात्र 2 महीने में। मात्र 2 महीने में 500 रुपये, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर के प्राइस लेवल पे, एक डिसेंट अमाउंट। रियल एस्टेट सेक्टर में गोदरेज प्रॉपर्टीज का ऑलरेडी नाम है, और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी ने सक्सेसफुली दिए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कोई इशू नहीं है। तो मेरा मानना है यहाँ पे हम अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो ये कंसोलिडेशन अगर क्रॉस होता है, ये कंसोलिडेशन क्रॉस होता है तो आप, और इसमें अगर आपके पास इन्वेस्टेड है तो आप होल्ड करके रखें। जी हाँ, बिल्कुल होल्ड करके रखना है, 110% होल्ड करके रखना है। टारगेट प्राइस की मैं आपको बता दूं, टारगेट प्राइस मैं आपको बताऊं, टारगेट प्राइस हम देंगे करीबन 1750 से 2000 रुपये की। थोड़ा सा बड़ी रेंज है, बट 2000 रुपये आराम से हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर इज़ गोइंग टू बूम अगेन। जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में वापस से एक बढ़त देखने को मिली है, रेजिडेंशियल सेक्टर मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ, क्योंकि फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है, और लोग भी यहाँ पे अब उनको भी थोड़ा सा आप देखेंगे तो मोमेंटम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 1750, और कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी प्रीमियम लोकेशंस पे होते हैं, तो वहाँ पर उनकी सेल्स और लॉन्चिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। तो 1750 भी नहीं मानो तो 1850 से यहाँ पे 2000 रुपये तक का टारगेट प्राइस रहेगा हमारा फिलहाल। जब तक Q4 आता है, तो Q4 अगर पॉजिटिव निकलता है तो कंपनी यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स और दे सकती है। तो आपको बने रहना चाहिए, इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन जब होगा तो आपको कंसोलिडेशन पे नज़र रखनी है, और एक सही अमाउंट पे आपको एंट्री लेनी है। जो 1500 का एक, मैं कह रहा हूँ, डिसेंट अमाउंट, वो है एक बैरियर है, वो अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न बनने की संभावना है। बाकी आपको चार्ट पैटर्न सब मैंने बता दिया है। तो यही है वीडियो। अगर वीडियो को एंड तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के जो भी शेयर होल्डर हैं उन्हें बताएं किस तरीके से एनालिसिस करना है और किस तरीके से पॉजिटिव्स हैं। काफ़ी पॉजिटिव्स मैंने आपको बताएं, काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की है। तो यार वीडियो यहाँ तक देखा है, कमेंट करके जरूर जाएं कि हम और किस तरीके का कंटेंट बनाएं, क्या आपको पसंद आया, किस तरीके से और चीज़ें को चेंज करना चाहिए। तो हम सदैव उसके लिए तत्पर रहते हैं, और हर कमेंट का हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।